हाँ तो प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल रंस मैथमेटिक्स क्लासेस में। अब इससे पिछले वाले वीडियो में हमने रासायनिक अभिक्रिया के जितने सारे प्रकार थे हमने सब पढ़ लिया था। आज हम लोग इस वीडियो में केमिस्ट्री का पहला चैप्टर खत्म कर देंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दहन और ज्वाला, उसके बाद हम पढ़ेंगे संक्षारण और विकृत गंधिता। तो चलिए बाबू हम लोग एक एक करके शुरू करते हैं। और एक बात और, इसमें हम एक छोटा सा प्रैक्टिकल करके आपको इस टॉपिक को समझाने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बाबू हमको पढ़ना होता है दहन। क्या वो, क्योंकि जो टॉपिक है उसका नाम है दहन और ज्वाला, तो सबसे पहले हम जानेंगे वो दहन क्या होता है। देखिए, किसी पदार्थ के ऑक्सीजन में जलने पर ऊष्मा एवं प्रकाश उत्पन्न होते हैं। जलने की इसी प्रक्रिया को बाबू हम लोग दहन कहते हैं। अरे वाह, यहाँ पे इस जो मैंने डिफिनेशन है इसमें एक बात आप देखिएगा ध्यान से, इस पे गौर करने वाले हैं। ऑक्सीजन में जलने पर, ऑक्सीजन में जलने पर सेंटेंस क्या है। जैसे बाबू आप एक काम करिएगा ना, आप एक मोमबत्ती लीजिएगा, ठीक है, और मोमबत्ती को लेके क्या करिएगा, जलाइएगा, और उसको क्या करिएगा ना, एक ग्लास जो होता है ना, ग्लास मतलब शीशा का जो ग्लास होगा उससे ढकिएगा। आप यह पाइएगा कि वो थोड़ा देर जलने के बाद क्या होता है, वो बुझ जाता है। क्या होता है, वो बुझ जाता है। अच्छा, ऐसा क्यों होता है, थोड़ा देर वो क्यों जलता है? क्योंकि आप जब उसे गिलास से ढकेगा तो उसके अंदर कुछ ऑक्सीजन उपस्थित होता है, और जैसे ही वो वहां पे ऑक्सीजन का लेयर खत्म होता है तो वो बुझ जाता है। यानी किसी भी अगर पदार्थ को आप जलाते हैं तो वहां पे ऑक्सीजन की उपस्थिति अनिवार्य है, मतलब वहां पे ऑक्सीजन होना चाहिए। इसलिए मैंने लिखा है कि किसी पदार्थ के ऑक्सीजन में जलने पर ऊष्मा एवं प्रकाश उत्पन्न होते हैं। अच्छा, कोई भी पदार्थ अगर जलता है तो उसमें आपको हीट नहीं आता कि नहीं, उष्मा उष्मा निकलता है कि नहीं, हीट आता है। उसके बाद से आप देखिए तो उसमें से लाइट भी निकलता है। तो वही में लिखा है किसी पदार्थ के ऑक्सीजन में जलने पर उष्मा एवं प्रकाश उत्पन्न होते हैं। जलने किसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, दहन कहते हैं। ठीक है बाबू, अच्छा ठीक है। एक बात देखिए, कार्बन यहाँ पे है, कार्बन को वायु की उपस्थिति में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। ठीक है, कार्बन को हमने क्या किया, वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में हम जब जलाएंगे तो उसका क्या बनेगा, ऑक्साइड बना देगा, यानी कि CO2 बनाएगा, यानी कार्बन डाइऑक्साइड। अगर कोई आपसे बोले कि सल्फर को अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएंगे तो क्या बोलेगा, तो बोलेगा सल्फर है और ऑक्सीजन की उपस्थिति में उसका ऑक्साइड बनाएगा, यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड बनाएगा। बात समझ में आ गया। चलिए अब हम आपको एक बात बताते हैं, जिसे देखिए दहन के लिए आवश्यक शर्त। दहन के लिए शर्त क्या है? अच्छा, ऐसा है क्या कि आपको जब जैसे मन वैसा दहन करिएगा दहन हो जाएगा? नहीं, आपको उसके लिए कुछ शर्त हो। शर्त 3 है, देखिए कौन कौन सा है। सबसे पहला क्या है, दहनशील पदार्थ होना चाहिए आपके पास, मतलब आप वैसा आपके पास पदार्थ होना चाहिए जो जलेगा। क्या बाबू, आपके पास वैसा पदार्थ होना चाहिए जो जलेगा। ऐसा नहीं कि आपको उसको जलाने के लिए नहीं, आप बोलेगा दहन हो गया, तो कहां दहन होगा, कैसे दहन होगा? मतलब कोई ऐसा पदार्थ वो चाहिए जिसको आप जलाएंगे, यानी कि आपके पास दहनशील पदार्थ होना चाहिए। वो कुछ भी हो सकता है, लकड़ी हो सकता है, एग्जाम्पल के तौर पे वो लकड़ी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद से आपका पेट्रोल हो सकता है, कोयला हो सकता है, मतलब कुछ भी हो सकता है, ठीक है। मतलब एक दहनशील पदार्थ आपके पास होना चाहिए, ठीक है बाबू, बात समझ में आ गया। चलिए, दहन के लिए पोषक तत्व, यानी बाबू कोई भी दहन आप जिस पदार्थ को जाते हैं उसके लिए पोषक तत्व चाहिए होता है। तो बाबू पोषक तत्व के रूप में बाबू हम उसको ऑक्सीजन कहते हैं। क्या कहेंगे बाबू, ऑक्सीजन। मतलब अब वहां पे ऑक्सीजन होना अनिवार्य होना चाहिए, क्योंकि अगर वहां पे ऑक्सीजन नहीं होगा तो जो भी पदार्थ जलाएंगे वो जलने वाला नहीं है, क्योंकि मैंने आपको शुरू में बताया था क्यों नहीं जलने वाला है। तो देखिए दहन का दूसरा बाबू क्या है, पोषक तत्व होना चाहिए, यानी कि वहां पे ऑक्सीजन होना चाहिए। तीसरा क्या है बाबू, कि ज्वलन ताप। ज्वलन ताप क्या होता है, मैं आपको पढ़ाने वाले से मान के चलिए बाबू, कोई भी पदार्थ होता है तो जरूरी नहीं है कि जितना टेम्परेचर पर कोई अन्य पदार्थ जलेगा उस पर कोई और जल सकता है। जैसे मान के चलिए बाबू, अगर आपको एक पेपर जलाना हो तो पेपर को जैसे ही जाके आग ध्यान धर लेगा, लेकिन लकड़ी को जाके लाइटर से तो जलने वाला है नहीं। तो अलग अलग पदार्थ का ज्वलन ताप अलग अलग होता है, अलग अलग पदार्थ का। जैसे मान के चलिए हम दूध रोटी खाते हैं, तो जरूरी थोड़ी है कि यहाँ पे जितने लोग होंगे वो सब लोग दूध रोटी खाते होंगे। कितना लोग 4 रोटी खाता होगा, कितना लोग 6 रोटी खाता होगा। उसी तरह बाबू अलग अलग पदार्थ का अलग अलग अपना ज्वलन ताप होता है। तो बाबू आप जिस भी पदार्थ खुलेगा उसका उसके लिए मतलब सबसे न्यूनतम ताप होना चाहिए, इस पर जलना शुरू करता है। तो बाबू आपका मत है कि जो दहन होता है उसके लिए आवश्यक शब्द क्या होना चाहिए। सबसे पहले बाबू आपके पास दहनशील पदार्थ होना चाहिए। दूसरा बाबू आपका दहन के लिए पोषक तत्व होने चाहिए, मतलब जिसकी उपस्थिति में वो जलता है, यानी कि उसके लिए उसका पोषक तत्व क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा। और तीसरा उसका जो एक मिनिमम टेम्परेचर है जिस पर जलना शुरू करते हैं उसको ज्वलन ताप कहते हैं। यानी कि बस 3 कंडीशन होता है। कभी कभी एग्जाम में वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2 नंबर का आ भी जाता है कि दहन के लिए आवश्यक शब्द को लिखे, ठीक है। तो आपको तीनों याद रखना है। सबसे पहले हम बोल रहे हैं ज्वलन ताप क्या होता है।
वह न्यूनतम तापमान जिस पर कोई पदार्थ जलना शुरू कर दे। यहां पर एक बात ध्यान देने वाले हो, न्यूनतम तापमान। जैसे मान के चलिए हर पदार्थ का अपना अपना एक टेम्परेचर और इस पर जलता है, ठीक है बाबू। तो सबसे कम तापमान जिस पर कोई पदार्थ जलना शुरू करता है, ठीक है। अब देखिए पानी बाबू, पानी उबलता है ना, तो 100 डिग्री सेल्सियस उबलना शुरू होता है। तो फिक्स है कि 101 डिग्री सेल्सियस उबलेगा, तो 101 पे भी उबलेगा, 103 पर भी उबलेगा। लेकिन सबसे कम कहां है? सबसे कम है 100 डिग्री। तो बाबू मतलब वो सबसे न्यूनतम तापमान जिस पर कोई पदार्थ जलता है, जो 100 पर जलेगा 103 पर नहीं जलेगा, जलेगा, लेकिन वो सबसे कम तापमान जिस पर कोई पदार्थ जलना शुरू करता है बाबू, हम उसे ज्वलन ताप कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? ज्वलन ताप। यहाँ पे एग्जाम्पल मैंने देखिए, दो एग्जाम्पल आपको यहाँ पे दिया हुआ है, एक कोयला है, एक पेट्रोल है। एक क्या है? एक कोयला है, एक पेट्रोल है। कोयला का जो ज्वलन ताप होता है बहुत ज्यादा होता है, मतलब इसको जलाने में थोड़ा टाइम लगता है, इसको टेम्परेचर ज्यादा देना पड़ता है। दूसरा हुआ आपका पेट्रोल। पेट्रोल का ज्वलन ताप क्या होता है? कम होता है। जैसे आप छिड़के लगा हमारे भक्त पकड़ लेता है, पकड़ता है नहीं, तो वो मैंने ऊपर दिया, इसका मतलब है कि जो ज्वलन ताप होता है कोयला का वो ज्यादा होता है, जबकि पेट्रोल का क्या होता है? कम होता है। बात समझ में आ गया होगा। अगला बाबू हमारा ज्वाला। क्या बाबू? ज्वाला। देखिए ज्वाला वह क्षेत्र है जहां कोई गैसीय पदार्थ जलता है। चलिए काम करते हैं, आपको हम एक प्रैक्टिकल के माध्यम से इसको समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे देखिए ये मेरे हाथ में हो गई बाबू मोमबत्ती। क्या हो गई बाबू? ये हो गई मेरे हाथ में मोमबत्ती, और हम इसको क्या किए? जलाना शुरू किए, ठीक है। ध्यान से समझिएगा। ये मेरे हाथ में क्या है बाबू? मोमबत्ती है, हमने इसे ऐसे जला दिया, ठीक है। हाथ पे गिरेगा तो जलेबो करेगा, ठीक है। सबसे पहले बाबू हम आपको बताए हैं, क्या बताए इसमें? कि दहनशील पदार्थ। देखिए बाबू हम इसमें किसको जलाए हैं? मोमबत्ती को जलाए हैं। तो मोमबत्ती हमारा क्या होगा बाबू? मोमबत्ती हमारा हो गया दहनशील पदार्थ। ध्यान से समझिएगा। दूसरा बाबू क्या है? दहन के लिए पोषक तत्व यानी ऑक्सीजन होना चाहिए। कॉमन सी बात है, यहाँ पे ऑक्सीजन तभी तो हम जीवित हैं, उस टाइम से बोल रहे हैं। तो बाबू यहाँ पे ऑक्सीजन है, इसलिए यह पदार्थ क्या है बाबू? जल रहा है, ठीक है। तीसरा बाबू क्या है? ज्वलन ताप। इसको बाबू हम उतना टेम्परेचर दिए हैं, उतना न्यूनतम तापमान दिए हैं जिसपे ये जलना क्या हो गया? वो शुरू हो गया है। बात समझ में आ गया? तो हमने आपको ज्वलन समझा दिया। अब देखिए मैंने आपको क्या बताया है, जो बाबू ज्वलन ताप होता है मतलब इसका वह तापमान जिसपे कम से कम इसको तापमान दिया, जलना शुरू कर दिया, मतलब ये इसका जलन ताप हो गया। चलिए अब देखिए ज्वाला वह क्षेत्र है जहां कोई गैसीय पदार्थ जलता है। देखिए तो बाबू यहाँ पे कुछ ना कुछ आपको यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ से जहां से ये जल रहा है, यहाँ पे ब्लैक ब्लैक कुछ दिख रहा है यहाँ पे, तो वो देखिए यहाँ पे कोई गैसीय पदार्थ क्या होता है? जलता है। नीचे से कुछ इसको कुछ मिला, मोम मिल रहा है, चाहे और भी पदार्थ होगा, तो जहां से गैसीय पदार्थ जलना शुरू करता है अब हम उसे कहते हैं ज्वाला, ठीक है। अब देखिए ज्वाला जो होता है इसमें 4 प्रकार का होता है। वहां पे 4 क्षेत्र बनता है, नीला क्षेत्र, काला क्षेत्र, दीप्त क्षेत्र और अदीप्त क्षेत्र। ध्यान से समझिएगा। देखिए नीला क्षेत्र, आप जहां से जल रहा है ना, आपको यहाँ पे नीचे देखिए, नीचे यहाँ पे नीचे नीला नीला सा क्षेत्र दिख रहा है ना, ये नीला क्षेत्र हो गया, ठीक है। उसके बाद बाबू आपका होता है काला क्षेत्र, जहां से वो जल रहा है उसके साइड में देखिए आपको काला काला दिख रहा होगा, मतलब यहाँ पे कुछ नहीं होता, काला क्षेत्र हो गया। उसके बाद बाबू होता है आपका दीप्त क्षेत्र, यहाँ से जहां पे चारों बगल तो लाइट है, तो सबका सब क्या होगा बाबू? आपका दीप्त क्षेत्र हो गया। और उसके बाद है अदीप्त क्षेत्र, जहां पे नीचे होता है। यहाँ पे ध्यान से देखिए बाबू, 3 क्षेत्र हो गया, नीला क्षेत्र हो गया, काला क्षेत्र हो गया, दीप्त क्षेत्र हो गया और अदीप्त क्षेत्र हो गया। देखिए नीला क्षेत्र में दहन की क्रिया नहीं होती है। देखिए यहाँ पे जो आपको नीला नीला दिख रहा होगा ना, यहाँ पे किसी प्रकार कुछ जलता उलता नहीं, यहाँ पे दहन की क्रिया होती ही नहीं है। देखिए नीला क्षेत्र में दहन की क्रिया नहीं होती है। दूसरा बाबू दीप्त क्षेत्र में पूर्ण दहन नहीं होता है। दीप्त क्षेत्र मतलब आपको जहां पे लग रहा हो कि बहुत ज्यादा लाइट है, वहां पे दहन की क्रिया होती है, ऐसा कुछ नहीं है। और दीप्त क्षेत्र में जहां पे प्रकाश आपको नहीं दिख रहा है, वहां पे दहन की क्रिया होती है, उसका रंग क्या होता है बाबू? पीला होता है। बात समझ में आ गया होगा। चलिए इतना आप समझ गए। अब चलिए यहाँ इस माध्यम से हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। ध्यान से देखिए, हमने मोमबत्ती को जलाया था, तो मोमबत्ती से जो हमको प्रकाश मिल रहा था उसका जो सबसे ऊपरी वाला भाग होता है वो सबसे गर्म भाग होता है, ठीक है। बीच वाला क्या होता है? उसकी अपेक्षा थोड़ा सा कम होता है, और नीचे वाला भाग सबसे कम होता है, ठीक है। जहां पे पूर्ण दहन होता है, पूर्ण दहन का जो बाहर भाग होता है उसे नीला कलर में निकलता है। जहां पे पूर्ण दहन होता है वो क्या होता है? नीला दहन होता है, ठीक है। चलिए पूर्ण दहन। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आंशिक दहन होता है, मतलब एकदम कम हो, मतलब आंशिक मतलब क्या होता है? एकदम कम। जब कोई पदार्थ यहाँ पे जल रहा है तो आंशिक मतलब क्या होता है? कम। तो अब आंशिक दहन वाला जो भाग होता है वो पीला होता है। अब देखिए यहाँ पे नीचे है बिना जली मोमबत्ती, यहाँ पे जो आपको एरो टिक दिख रहा है, जब तक नहीं जला है तब तक एरो जो हम जलाते हैं तो वो बिना जली मोमबत्ती हो गया। बिना जली मोमबत्ती का सबसे आंतरिक भाग यानी कि अंदर वाला भाग है, जितना जितना खत्म होता है धीरे धीरे क्या होता है? जल जाता है। अब देखिए वो कैसा होता है बाबू? काला होता है। जो बिना जली वाला मोमबत्ती का डिटेल कैसा होता है? काला होता है।
अब बाबू ये रहा आपका मोमबत्ती, सेम इसी कंडीशन से हम आपको इसके ऊपर अगर ऐसा रख के समझा दे तो देखिए आपको सब दिख रहा होगा। जो सबसे ऊपर वाला भाग है वो क्या है, सबसे गर्म होगा, बीच वाला क्या होगा, कम होगा, सबसे नीचे वाला उससे भी कम होगा, ऊपर जो आपको दिख रहा है पूर्ण दान का भाग है, पूर्ण दान का भाग है, यानी कि नीला कलर का होगा, जो हल्का पीला होगा वो आंशिक दान वाला है, कम दान वाला भाग है, और जो आपको यहाँ पे देखिए काला काला सा जल रहा है बिना जली मोमबत्ती का सबसे आंतरिक भाग यानी कि बीच वाला होता है, अंदर वाला काला होता है। ठीक है, तो होपफुली आप इस बात को टॉपिक को समझ गए होंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या ज्वाला के बारे में पढ़े थे लोग, नीला क्षेत्र में दहन की क्रिया नहीं होती है, दीप्त क्षेत्र में पूर्ण दहन दहन नहीं होता है, इसका रंग पीला होता है, और लास्ट है अदीप्त में पूर्ण दहन होता है। अदीप्त क्षेत्र में क्या होता है, पूर्ण दहन होता है। चलिए अब अपने हम लोग अगले टॉपिक को देखते हैं। तो अब हमको पढ़ना है संचारण। देखिए ये बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आप इसे आईएमपी कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। संचारण क्या होता है? अच्छा, आपने देखा होगा अगर आप घर में साइकिल होगा या कोई लोहे का वस्तु होगा और आप उसे बाहर फेंकते हैं, रख देते हैं बाहर किसी भी कारणवश से, तो आप जब उसे मार्केट से खरीद के लाते हैं मार्केट से, तो वो चमचमाती है, थोड़ा सा क्लीन रहता है। लेकिन कुछ दिन, 2 दिन, 10 दिन, 5 दिन के बाद जब उसको बाहर रखिएगा तो क्या होता है ना बाबू, जो यहाँ बाहर में जो नमी होती है, ऑक्सीजन होता है और सारे बहुत सारे तत्व होते हैं जिनसे वो क्या करता है, अभिक्रिया कर लेता है, और अभिक्रिया के फल से उसमें क्या होता है, भूरे रंग की परत चढ़ जाती है, और उसे हम संचारण कहते हैं। जैसे साइकिल का कील देखिए ना, जब खरीद के लाते होंगे ना तो पूरा चमचमाता है, व्हाइट कलर का होता है, लेकिन कुछ दिन यूज करने के बाद वहां पे भूरा भूरा रंग का कमनिया में ऐसे जो कमानी रहता है साइकिल का, यहाँ पे भूरा भूरा रंग की या फिर लोहा की कोई भी वस्तु दिखेगा उस पर भूरा भूरा रंग की एक परत चढ़ जाती है, जिसे हम संचारण कहते हैं। तो बाबू हमने डिफिनेशन क्या लिखा है, जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता, नमी आदि के संपर्क में आती है, जैसे उनका कनेक्शन होता है, तो उस पर भूरे रंग की बाबू क्या होती है, एगो परत चढ़ जाती है, इसी घटना को संचारण कहते हैं। अगर आपसे कोई बोले संचारण किसे कहते हैं, तो बोलेगा जब कोई धातु वायु या नमी के संपर्क में आती है तो उसके ऊपर वो क्या हो जाता है, भूरे रंग का परत चढ़ जाता है ना, इसी घटना को संचारण कहते हैं। बात समझ में आएगा? संचारण के एग्जांपल तो बहुत सकते होंगे, जैसे देख लीजिए लोहा के ऊपर कोई परत चढ़ जाना, या फिर साइकिल का जो रिंग होता है कमानी के ऊपर भूरे रंग का परत, अब बहुत से एग्जाम्पल होता है। तो अब वो क्या होता है, जो परत चढ़ता है उसी घटना को हम लोग संचारण कहते हैं। ठीक है, इसका रासायनिक सूत्र देखिए, मान ये बाबू क्या है, वो लोहा है, लोहा क्या हुआ, वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया किया, उसमें जल भी होता है, तो इनके साथ जब आपस में अभिक्रिया होती है, लोहा तो ठीक है, लेकिन जैसे ऑक्सीजन, जल और सारा बहुत सा चीज जो अभिक्रिया करता है तो बाबू आपको ये वाला मिल जाता है। और ये किसका सूत्र होता है बाबू, तो जंग लगना का रासायनिक सूत्र होता है, जंग लगना का रासायनिक सूत्र। इसको आप लोग याद रखिएगा, बोर्ड एग्जाम में पूछता है। ठीक है, कि जंग लगना का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो आप लोग इसको बोल दीजिएगा। जैसे याद रहा आपका लोहा, ऑक्सीजन, जल और बहुत सा चीज जब संपर्क करता है तो बाबू यही आपको देता है, और ये बाबू संचारण या फिर जंग लगना का रासायनिक सूत्र होता है। हमने आपको इक्वेशन लिख के दे दिया है, अगर आपसे कभी पूछ दे कि संचारण किसे कहते हैं तो बाबू आप उसका डिफिनेशन लिख दीजिएगा। ठीक है, अगर आपको इक्वेशन याद है तो इक्वेशन खूब ने दोनों बना के लिखिएगा, और नहीं याद रहे तो लिख दिएगा रासायनिक सूत्र, और केवल आप इसे भी लिखिएगा तो आपको टोटल नंबर मिलने वाला है। बात समझे ना, वो चाहे बोले या ना बोले उसके एग्जाम्पल देने के लिए, लेकिन आपको उसके एग्जाम्पल मतलब उसका एगो क्या करना है, रासायनिक सूत्र वहां पे लिख देना है, ताकि एग्जामिनर और अच्छा नंबर देगा। ठीक बाबू, अब देखिए संचारण से होने वाली बाबू क्षति क्या होती है, चांदी पर बाबू काला रंग का एगो परत चढ़ता है, बहुत जल्दी नहीं चढ़ता है लेकिन मतलब चढ़ता है उस पर। देखिएगा हमारी जो माताएं बहनें होती है चांदी खरीदती हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद जाती हैं सोना के पास, जाती हैं तो वहां पे लेकर बहुत सा मतलब अपना सामान रखे होते हैं, उसको लेकर पूरा रगड़ते हैं, फिर छिटता है, मतलब जल्दी परत नहीं चढ़ता, लेकिन धीरे धीरे उसके ऊपर क्या होता है बाबू, संचारण कर उसके ऊपर क्या होता है बाबू, तो काला रंग का परत चढ़ जाता है। ठीक है बाबू, दूसरा क्या, तांबा के ऊपर बाबू हरा रंग का परत चढ़ जाता है। ठीक है, और तीसरा है बाबू आपका लोहे का संचारण, लोहा के ऊपर क्या होता है, भूरे रंग का परत चढ़ जाता है। देखे होंगे कि नहीं, देखे लोहा के ऊपर चढ़ता है, तो बाबू उसे हम जंग लगना कहते हैं। तो बाबू ये था हमारा संचारण से होने वाली क्षति। अच्छा देखिए, एक आपको एग्जाम में ना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पूछता है, ये भले ही एगो टॉपिक है लेकिन इसमें दो का सवाल आपको सॉल्व होने वाला है। आपसे पूछता है कि बाबू संचारण से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो देखिए अब उसका आंसर क्या होगा, हम लोहे की वस्तु को पेंट करते हैं ताकि वह संचारित होने से बच जाए। पेंट के द्वारा लोहे के वस्तु का संपर्क क्या होता है, टूट जाता है। जैसे मान के चलिए कोई लोहा है और लोहा को उसको पेंट कर दीजिएगा तो क्या वो वायु के संपर्क में आएगा, नहीं आएगा, और ना वायु के संपर्क में आएगा ना वो संचारित होगा, और संचारित नहीं होगा तो ज्यादा टिकाऊ हो जाएगा। तो आपसे कोई बोले लोहे
लोहे को हम लोग पेंट क्यों करते हैं? तो बोलेगा लोहे को पेंट हम इसलिए करते हैं ताकि वो क्या हो जाए, पेंट करने से उसका वायु के साथ संपर्क टूट जाए और वो संक्षारित होने से बच जाए। ठीक है, तो क्या होता है, हम लोहे की वस्तु को पेंट करता है कि वो संक्षारित होने से बच जाए। पेंट के द्वारा वस्तु का संपर्क टूट जाता है और वह संक्षारित नहीं होता है। इस प्रक्रिया को गैल्वेनीकरण कहते हैं। ऑब्जेक्टिव में बहुत बार देता है, आपसे पूछता है जब हम किसी वस्तु को पेंट करते हैं तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जब हम लोग किसी लोहे की वस्तु को पेंट करते हैं तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो आपको क्या बोलेगा वो, गैल्वेनीकरण। क्या कहते हैं? गैल्वेनीकरण। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ दे कि गैल्वेनीकरण क्या है, तो आप ये बोलिएगा कि जब हम किसी लोहे की वस्तु को संक्षारित या संक्षारण से बचाने के लिए पेंट करते हैं तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, वो गैल्वेनीकरण करते हैं। कंपटीशन में बहुत बार पूछता है। ठीक है, अब देखिए हमको जो पढ़ना है बहुविकृत गंधिता, जैसे हम लोहे में पढ़े थे लोग संक्षारण, उसी तरह बहुविकृत गंधिता आपको पढ़ा, इसको इंग्लिश में रेंसिडिटी कहते हैं। ये भी अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए रेंसिडिटी क्या होता है। जैसे आपने देखा होगा हम कभी खाना जब बनाते हैं तो खाना उस समय खाते हैं तो बढ़िया है, कभी मान के चले गर्मी के दिनों में खाना को रख दें तो क्या होता है ना, कुछ देर रखना ना, उसके जो महक उसका होता है, महक परिवर्तन होता है। खाइएगा तो उसके मतलब उसमें खट्टास हो जाता है। मतलब जब कोई खाद्य पदार्थ या तेलीय वसायुक्त जो भी खाद्य पदार्थ होता है वो भी ऑक्सीजन की उपस्थिति में आता है तो वो क्या होता है बाबू, उसके स्वाद में, गंध में, बहुत सारी चीजों में क्या होता है, परिवर्तन हो जाता है। मतलब जो उसका पहले टेस्ट था वो उसे नहीं मिलता है। सब मिठाई मिठाई खराब लगा था तो हुआ कुछ नहीं है, ऑक्सीजन के संपर्क में चला गया है। या आपका भी कभी कभी खाना बनता होगा, सब्जी वब्जी खराब हो जाता होगा तो कुछ नहीं होता है, वो वायु के संपर्क में अभिक्रिया कर लेता है। ठीक है, तो हमने लिखा है बाबू, जब वसायुक्त, जिसमें वसा हो, वसायुक्त या तेलीय खाद्य पदार्थ वायु या नमी के संपर्क में आता है तो उसके स्वाद में, मतलब जो खाने में जैसे स्वाद लगता है, स्वाद में, गंध में जैसे महकता है, उनमें क्या होता है, परिवर्तन हो जाता है। मतलब गंदा महकता है, खाने में अजीब लगता है, खटाउस लगता है, तो परिवर्तन आता है। इसी घटना को हम रेंसिडिटी यानी कि विकृत गंधिका कहते हैं। ठीक है, रेंसिडिटी कहते हैं। बात समझ में आ गया? अगर आपसे कोई बोले कि रेंसिडिटी क्या है तो बोलेगा जब वसायुक्त या तेलीय खाने वाला पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है ना तो उसके खाने वाला जो स्वाद है, गंध है, उसमें परिवर्तन हो जाता है। इसी घटना को हम लोग रेंसिडिटी यानी कि विकृत गंधिता कहते हैं। अच्छा, अगर आपसे कोई बोल दे वो विकृत गंधिका को हम लोग अगर हमको बचाना है, रोकना है तो हम उसके लिए क्या करेंगे? जैसे संक्षारण से बचाने के लिए आपको हम उपाय बताए ना कि पेंट करते हैं, तो बाबू अगर आपसे कोई पूछे कि विकृत गंधिका से बचाने के लिए क्या करेंगे तो सबसे पहले बाबू प्रति ऑक्सीकारक पदार्थ का उपयोग किया जाता है। बहुत सारे ऐसे पदार्थ हैं जिनको अगर हम खाने वाले सामान में मिला दे तो वो क्या होता है, उसको ना उपचयित होने से बचाता है। मतलब कि वो वायु के संपर्क जब करता है उससे वो क्या होता है, जो खाना खराब होता है उससे बचाता है। आपने देखा होगा मिठाई वाला दुकान में क्या करते हैं ना, वो चांदी का थोड़ा परत चाहते हैं मिठाइया में। क्यों चाहते हैं? ताकि वो जल्दी खराब ना हो। आपको तो लगता है कि चांदी का परत चढ़ा रहे हैं पूरा एकदम बढ़िया से प्रचार नहीं, वो बाबू प्रति ऑक्सीकारक के रूप में चयन होता है। जैसे अचार उचार बनता है तो माता बहना ज्यादा तेल डालती है, क्यों? ताकि वो जल्दी खराब ना हो। तो बहुत ऐसे पदार्थ हैं जिनको भोज्य पदार्थ या खाने वाले पदार्थ मिलाने से क्या होता है, वो प्रति ऑक्सीकारक के रूप में काम करते हैं, यानी कि उसको उपचयित होने से क्या होता है, वो बचाते हैं। तो पहला और क्या कंडीशन है बाबू कि प्रति ऑक्सीकारक पदार्थ का उपयोग करते हैं। ठीक है, दूसरा बाबू क्या होता है, वायुरोधी बर्तन का उपयोग। हमारी माँ बहनें जब भी खाना वाना बनाती हैं तो उसे क्या करती हैं लोग, किसी सामान में ढक देती हैं। अचार बनाते हैं तो बोयाम आता है, देखिए ना, पूरा शीशा वाला बोयाम, उसमें रखती हैं। क्यों? वायुरोधी, मतलब जहां वायु ना पहुंचे, ताकि ना वो वायु के संपर्क में आएगा ना उपचयित होगा। बात समझ में आ गया? तीसरा बाबू क्या है बाबू, तली हुई चीजें जैसे चिप्स आदि के पैकेट में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। आप कभी चिप्स खाते हैं, 5 वाला, बहुत सारा चिप्स है, उसमें से कोई भी चिप्स खाते हो इतना फूला होता है, इतना फूला होता है, निकलता है और उसमें नाइट्रोजन गैस भरा जाता है। क्या होता है बाबू, नाइट्रोजन गैस भरा जाता है। क्यों? क्योंकि वो नाइट्रोजन जो गैस होता है वो अक्रिय गैस होता है, वो रिएक्शन नहीं करता है और वो अंदर जो भी चीज आपका रखा होगा ना उससे रिएक्शन करेगा ना वो खराब करेगा, उसी तरह जैसा आपका सामान था वैसे ही आपको रहने देगा। मतलब उसके स्वाद और गंध में कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा। तो वो जितनी हुई तली हुई चीजें होती है, चिप्स हो गया, बिस्किट हो गया आदि, मतलब कोई पैकेट है उसमें क्या कौन सा गैस भरता है, नाइट्रोजन गैस भरता है। ये भी क्या करता है बाबू, प्रति ऑक्सीकारक के रूप में उसका काम करता है। तो नाइट्रोजन गैस भी क्या हो गया, प्रति ऑक्सीकारक हो गया। तो बाबू हमने आज संक्षारण पढ़ लिया, विकृत गंधिका पढ़ लिया और इसी के साथ हम लोग का पहला चैप्टर कंप्लीट होता है। अब पहला चैप्टर का हम लोग बाबू क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन करेंगे लोग, बहुत सारा टॉपिक इसमें देखेंगे लोग, लेकिन फाइनली आज हम लोग का पहला चैप्टर कंप्लीट हो गया। अगर आपको कोई भी दिक्कत होता है, कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट करिए। मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।